क्या हाल है दोस्तों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष 18 दिसंबर का करंट अफेयर इंग्लिश हिंदी में आ चुका है। सारे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, अदर पीसी एग्जामिनेशन, इनके लिए ये करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की सुर्खियां देख लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि क्यों दिल्ली का टेम्परेचर एकदम बहुत ज्यादा गिर गया है, और कहते हैं ना दिल्ली की सर्दी वाली बात है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन है। उसके बाद अगला है कि ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एनआरआई, ठीक, किसको कर्नाटका रिलेटेड जो है ये न्यूज है, समझेंगे इससे रिलेटेड हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है। पोस्टल बैलेट वोटिंग कराना चाहते हैं जो लोग एनआरआईज हैं उनके लिए, लेकिन गल्फ में हम नहीं भेजना चाहते हैं, ऐसा क्यों, जानेंगे डिटेल में। S-400 ये रशिया का जो है एंटी मिसाइल एयरबोर्न मतलब डिफेंस सिस्टम है आपका, और ये भी टर्की ने खरीदा, यूएस ने सैंक्शन लगा दिए। इंडिया के क्या ऊपर क्या असर पड़ सकता है, जानेंगे। समीक्षा याचिका क्या होती है या फिर रिव्यू पिटीशन क्या होता है, प्रशांत भूषण जी फिर से न्यूज में है, क्या रीजन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा रोहिंग्यास के बारे में, म्यांमार में जो है, वैसे यूघर जो है चाइना में बड़े प्रताड़ित किए जा रहे हैं, क्या है पूरी न्यूज समझेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में, जीएस पेपर 3। और बाद में हमारा फेवरेट क्वेश्चन वाला सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपको हमारा मोडस ऑपरेंडी तो पता ही है, रजिस्टर एक रखिए, ठीक, उसमें क्वेश्चन के आंसर लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए, साथ ही साथ मैप बुक, इंडिया के लिए अलग, वर्ल्ड के लिए अलग, सिलेबस जो यूपीएससी का मेंस वाला है पूरा रटा हुआ होना चाहिए आप लोगों का, इंटरलिंकिंग गाइडेंस जो मैं दे रहा हूं उसको पूरा आप लोग फॉलो करते चलिए डेली की डेली। और आगे बढ़ने से पहले जेंटल रिमाइंडर आप लोग के लिए ये है कि यूपीएससी का हमारा 15 दिसंबर से 2021 का पेड ग्रुप चालू हो चुका है, और ईपीएफओ का जो है 22 दिसंबर से चालू होने वाला है। आप लोग एडमिशन ले सकते हैं 8564880530 या फिर 9696066089 पे कॉल करके, ठीक है। तो चलते हैं पहली न्यूज पे। GS1 पेपर जो है आपका, ये यूपीएससी के मेन सिविल सर्विसेज के सिलेबस के हिसाब से हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अभी जैसे दिल्ली में बड़ी सर्दी हो गई एकदम से, आज भी बहुत ज्यादा ठंड है, और रात का टेम्परेचर जो है गिर के 4.1 हो गया। और ये क्यों हुआ, 5 डिग्री टेम्परेचर गिर गया नॉर्मल टेम्परेचर से। नॉर्मल टेम्परेचर जो है पिछले 35 सालों का जो होता है, उसमें मान लीजिए किसी पर्टिकुलर दिन जो है, मतलब 12 दिसंबर, 15 दिसंबर को हर साल का उन्होंने देखा, अच्छा इस दिन जो है 10 डिग्री था, 11 डिग्री था, 15 डिग्री था, और फिर देखा कि इस साल जो है ये गिर के 4.1 डिग्री हो गया। तो 35 साल का एवरेज निकालते हैं, उसको नॉर्मल टेम्परेचर बोला जाता है, नॉर्मली बता रहा हूं मैं, जनरली। और उससे फिर देखते हैं कि इस साल का क्या हुआ, तो कितना ड्रॉप क्या है, और उसी बेसिस पे आईएमडी जो कि हमारा किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, वो जो है कोल्ड डेज भी आपका घोषित करता है, कोल्ड डेज, ठीक। 5 डिग्री से ज्यादा गिर जाए और या फिर जो है 10 डिग्री के नीचे टेम्परेचर आ जाए तो उसको बोलेंगे कोल्ड डेज। तो इसी रिलेटेड आगे क्या है, क्यों हो रहा है, ये आप लोग को समझा देता हूँ बेसिक। एक्चुअली भारत का नक्शा अगर आप लोग ऐसे बनाओगे, ठीक, थोड़ा बहुत बना देता हूँ ऐसे, ठीक, मेडिटेरियन सी यहाँ पे है, बीच में टर्की हो गया, फिर आपका ईरान है, फिर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, फिर इंडिया। तो टर्की से कई सारे जो है आपका जो सन होता है वो नीचे चले जाता है, हमारी जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो भी नीचे सरक जाती हैं, ऊपर की तरफ जो है आपका नॉर्थ के साइड में विंटर हो जाता है वेदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक। और वहां से क्या है कि यहाँ पे लो प्रेशर बनता है मेडिटेरियन सी में, यहाँ से जो अपर विंड्स हैं वो यहाँ पे ऐसे करके बारिश और स्नोफॉल ये सब करते हुए आती है, इनको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ध्यान से समझिएगा, जो मैं पहले हर टॉपिक के बाद जो पहले समझाता हूँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या है कि भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ये ऐसे पूरा, ठीक, इसमें जो है काफी बर्फबारी, मतलब दिल्ली तक तो नहीं, लेकिन ये जो आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, लद्दाख है, तो यहाँ पे बर्फबारी काफी हो जाती है। लद्दाख तो नहीं होगा, इधर जम्मू कश्मीर वाले में एरिया में हो जाता है, ठीक। और जो यहाँ पे बर्फ गिरती है, जितनी ज्यादा धूप होगी प्लेन्स पे उतनी बर्फ पिघलेगी, और हवाएं जो है वो ऐसे चलती हैं आपकी नॉर्थ, अच्छा जिधर से हवा चलती है उधर से आपको नाम रखा जाता है। तो ये मान लीजिए नॉर्थ वेस्ट
साइड से आ रही है हवा और ऐसे जा रही है, ठीक, तो इसको नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हवा आ रही है तो जिस तरफ से आती है वो नाम रखा जाता है। तो ये जितनी ज्यादा जो है धूप होगी उतनी ज्यादा बर्फ पिघलेगी, उतनी ज्यादा हवा के साथ में प्लेन्स के एरिया में जो है काफी ज्यादा ठंड पाई जाती है। इसको बोलते हैं गलन हो रही है। गलन मतलब ये नहीं कि हड्डियां गली जा रही जो बर्फ गल रही है उससे जो हवा हमारे पास आ रही है उसको गलन बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि कुछ कारण और है। एक तो हो गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसको यहां लिख लिया। दूसरा ये है कि धरती पर जब दिन में खूब रेडिएशन आता है आपका, ठीक, सोलर रेडिएशन, सोलर इंसुलेशन जिसे बोलते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, तो उसके बाद क्या होता है कि रात को फिर जो है ये तो होती शॉर्ट वेव्स, ठीक, शॉर्ट वेव। अब ये रात को क्या होती है, ज्यादातर रेडिएट करती है वापस, रिफ्लेक्ट होके, अर्थ रिफ्लेक्ट करके वापस छोड़ती है। तो अगर रात में बादल आ जाएं तो ये टेम्परेचर यहाँ से जो गर्मी है वो बनी रहती है। लेकिन अभी देखा गया कि दिन में खूब धूप हो रही है और रात को बादल नहीं हो रहे, क्लियर क्लाउड्स हैं, तो क्या है कि ये सीधे बाउंस बैक कर जा रहे हैं। तो जो है गर्मी एटमॉस्फेयर में आपके जो है नीचे वाले एटमॉस्फेयर में नहीं रह पा रही, जिसकी वजह से और ज्यादा ठंडी पड़ रही है। तो दूसरा पॉइंट आपका कौन सा हो गया? दूसरा पॉइंट हो गया आपका, एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, दूसरा हो गया क्लियर क्लाउड्स एट नाइट, ठीक, क्लियर स्काइज हो गई। और उसके बाद तीसरा क्या, ला नीना, जिसको मैंने अभी आप लोग को थोड़े दिन पहले करंट अफेयर में पढ़ाया था। ये ग्लोबली इससे टेम्परेचर काफी कम हो रहा है, ठीक, ग्लोबली स्पेलिंग, ठीक है। तो ये तीन रीजन मेन है जिसकी वजह से इतनी ठंडी हो रही है। सारे कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लिए, अब फैक्ट्स देख लेते हैं, ठीक। वही स्नोफॉल है, वेस्टर्न हिमालय, और जगह बता दी, लोकेशन आप लोग देख लेना मैप बुक में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और स्नोफॉल होता है दिल्ली के ऊपर, हाई एल्टीट्यूड एरिया, क्लियर क्लाउड्स होते हैं उसकी वजह से हो जाता है, ठीक। लैक ऑफ क्लाउड कवर की वजह से भी हो रहा है, हाइयर रेडिएशन रात को होता है तो गर्मी बच नहीं पाती। ला नीना भी जो है ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न को कि ठंडा कर रहा है, ठीक। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, एक तरीके का अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय यानी कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, मेडिटेरियन में बनता है, वहां से मैप बना के मैंने आपको दिखाया है। हमारे पेड ग्रुप ने बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने इसका जो है आंसर दिया था। ये क्वेश्चन मैंने पूछा भी था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया यहाँ पर। तो उन लोग के लिए आंसर भी हो जाएगा और पर्सनली उन लोग को जो है मैं उन लोग को बताऊंगा भी क्या उन्होंने कैसा क्या लिखा था, ठीक। आप लोग जो लोग लिख रहे हैं यहाँ से भी इसका देख सकते हैं कि आप लोगों ने ऐड किया है कि नहीं किया है। सडन शावर और स्नो फॉग ये सब होता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, विंटर जो है दिया जाता है। विंटर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, ये और याद रखिएगा, ठीक। विंटर में आता है आपका, विंटर कब से इधर से आप जोड़ोगे, नवंबर दिसंबर और ये सारे जो है जनवरी वाला, ठीक, नवंबर दिसंबर में ज़्यादा रहता है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक। टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है, ये बारिश भी लाता है, ठीक। जो पहाड़ी इलाके नहीं है वहाँ बारिश होती है, जो पहाड़ी इलाके है वही बारिश की बूंदें स्नो बन जाती हैं, स्नोफॉल होता है, ठीक। चाहे बारिश हो, चाहे स्नोफॉल हो, चाहे फॉग हो, चाहे ये सब प्रेसिपिटेशन में आते हैं। पता है ना प्रेसिपिटेशन, ये सब ज्योग्राफी ऑफ वालों को पता होगा। यहाँ पे डायरेक्शन देखिए बताया गया, ये मैप में आपको दिखा रहा है, ठीक। सीरिया हो गया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये आपकी कौन सी जगह है, कैस्पियन सी है आपका, ठीक। ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ से ऐसे आ रहा है, ये इंडिया पहुंच गया, यहाँ पे इंडिया है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड। यहाँ पे कर्नाटका कॉन्सेप्ट समझिए। कर्नाटका हाईकोर्ट ने यह बोला है कि जो भी स्टूडेंट्स जिनके पास ओसीआई वाला कार्ड है उनको इंडियन सिटीजन की तरह माना जाएगा और उनको एडमिशन दिया जाएगा प्रोफेशनल कोर्सेज पे कर्नाटका में। और कर्नाटका के अंदर जो स्टेट का कोटा है वो इन स्टूडेंट्स को मिल जाएगा जो कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं। हर स्टेट, कर्नाटका स्टेट का मान लीजिए कोई कोटा है कि मान लीजिए 100 बच्चे होंगे, तो जो ये ओसीआई वाले हैं जो भारत से बाहर रहते हैं लेकिन भारत में आ जा सकते हैं, अभी ओसीआई बताऊंगा क्या है, तो वो लोग भी इस कोटे के अंतर्गत ही जो है आप प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। सरकार जो है, ये हाई कोर्ट ने बोला, ये सरकार जो है वो ये कह रही है कि नहीं, इनको आप बाहरी बच्चों वाले उसमें ही रखिए। यहाँ पे सरकार ने क्या बोला है, सरकार देखिए, सरकार ये कह रही है कि इनको ऐसे जो ओसीआई वाले स्टूडेंट्स हैं, होल्डर्स, कार्ड होल्डर्स, उनको एनआरआई कोटा में रखो आप, ठीक है। तो ये बवाल चल रहा है इसमें। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, पहले ये वर्डिक्ट दिया था सिंगल जज ने आपका जो है
ये दिया था, अब इसको हाई कोर्ट, कर्नाटका की हाई कोर्ट ने बोल दिया है। सरकार और उसके बीच में टसल चल रही है। हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो है आपका ओसीआई क्या चीज़ है। ओसीआई जो है फॉर्म ऑफ परमानेंट रेसिडेंसी है। ठीक, अभी एनआरआई क्या होता है वो भी समझाऊंगा आप लोग को, और इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको बताया। तो जैसे पीआईओ समझ लो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये कौन होते हैं? जो जिनका ओरिजिन, जिनकी जड़ें भारत में हैं, या तो ठीक मतलब उनके फादर मदर जो थे, जैसे कि कमला हैरिस हैं, ये रिसेंट एग्जांपल से समझिए। कमला हैरिस जो है आपकी यूएस में अभी नाम इनका वो चल रहा है, बताइए क्यों? ठीक, ये क्या है? ये पीआईओ है। ठीक है। और ओसीआई क्या है? ओसीआई वो लोग हैं जो परमानेंट रेसिडेंसी हैं, अवेलेबल टू पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो ये ऐसे हैं। ठीक, इनको यहाँ पे परमानेंट आ सकते हैं, इनको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। और उनके जो स्पाउसेस है, मतलब पति है तो उसकी पत्नी, पत्नी है तो उसका पति, उनको यहाँ पे रहना और इंडिया में वर्क करना इनडेफिनेटली, मतलब उनका वीजा लाइफ लॉन्ग के लिए है, और वो आके रहें, काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं। कभी आपको यूपीएससी या फिर कोई आयोग ये पूछ ले इस तरीके से कंफ्यूज करके, क्या ओसीआई जो है एक तरीके का क्या डुअल सिटीजनशिप को डिनोट करता है? डुअल सिटीजनशिप दिखा रहा है क्या? ठीक, तो नहीं, ये डुअल सिटीजनशिप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। ठीक, दिस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ डुअल सिटीजनशिप, जो आपका ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वाला कार्ड है। ठीक, इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था आपको अमेंडमेंट करके 1955 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में संशोधन करके 2005 में, आर्टिकल नंबर 5 से लेके आर्टिकल नंबर 11 तक है। इससे रिलेटेड हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ, एक बार जाके पूरा देख लीजिएगा। ठीक, अब इसमें कौन लोग एलिजिबल हैं? अब जब मतलब कोई भी जो एप्लीकेशन डालेगा अपने आप को पंजीकृत कराने के लिए, रजिस्टर कराने के लिए एज ए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर, अब देखिए यहाँ पे कई सारी कंडीशन है, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा मेरी बात बस। ठीक, यहाँ पे कोई भी पंजीकृत करा सकता है अगर वो 26 जनवरी 1950 को जो है सिटीजन ऑफ इंडिया था। ठीक, आज मान लो नहीं है, लेकिन उस समय था या फिर उसके बाद था, तो वो ओसीआई बन सकता है। ठीक, दूसरा क्या है यहाँ पे कि या इस डेट को वो एलिजिबल था इंडियन सिटीजन बनने के लिए, तब भी उसको ओसीआई मिल सकता है। तीसरा, कोई भी ऐसी टेरिटरी, ठीक, बिलोंग टू एक टेरिटरी जो दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947 के बाद में, कोई टेरिटरी जो भारत का भाग बन गई, वो उसका अगर वो पार्ट था तो वो भी ओसीआई कार्ड होल्डर बन सकता है। ठीक है, तो जैसे कि सिक्किम का आप समझ सकते हो, 15 अगस्त के बाद में मान लीजिए कोई सिक्किम में था। ठीक, इंडिया में सिक्किम कब विलय हुआ बताइए? ठीक, आर्टिकल नंबर कौन सा, 2 लगेगा कि 3 लगेगा, ये भी बताइए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। सिक्किम जो है, जो लोग थे मान लीजिए उससे पहले हट गए, निकल गए हमारे इंडिया में आने से पहले, तो अगर वो लोग थे, अब वो टेरिटरी इंडिया, सिक्किम इंडिया की टेरिटरी बन गई, तो वो भी आ सकते हैं। कोई भी जो, जिसका मतलब ये एक तरीके का डेसेंट वाली बात है, पैदाइश की किसकी मतलब डेसेंट पूर आ रहा है, तो कोई भी चाइल्ड, उसका ग्रैंड चाइल्ड या फिर ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड का जो अगर सच सिटीजन का है, तो वो भी जो है ओसीआई कार्ड होल्डर बन सकता है। मान लीजिए कोई बंदा है, वो उसके उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा ये आ रहा है, तो ये अगर आके बोले ओसीआई कार्ड दे दो तो मिल जाएगा उसे। ठीक, माइनर चाइल्ड हो जिसके दोनों पेरेंट्स या फिर एक पेरेंट सिटीजन ऑफ इंडिया है, तब भी ओसीआई बन सकता है। ठीक, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा पहले। पर्सन वो, और अब इंडियन सिटीजन को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं बनाएंगे, समझ गए ना? ये पर्सन वो आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स। अच्छा, यहाँ पे ये 2 हैं क्लॉज जिसमें नहीं मिलेगा। ठीक, ओसीआई किसे नहीं मिलेगा? जो पाकिस्तान के, या तो किसी उनके पर उनके पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी, या फिर उनके पिताजी चाहे कोई आ जाए, बांग्लादेश या पाकिस्तान के, वो इनएलिजिबल है, ओसीआई नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। और या फिर कोई भी ऐसा बंदा है, मेंबर है, जो पहले फॉरेन मिलिट्री में रह चुका है, तो उसको नहीं मिलेगा। ठीक, अब बेनिफिट्स क्या है ओसीआई होल्डर होने के, कि लॉन्ग टर्म वीजा वही है, मल्टीपल टाइम आ सकते हो, जा सकते हो इंडिया से, कोई आपको रोक टोक नहीं है। पुलिस में जाके बार बार बताना नहीं है कि हम इस लेंथ तक रहना है हमको। आप इससे भी एग्जेम्प्टेड हो कि आपको जो है
बार बार जाके फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास जाकर जो है आप जाओ और उनसे रजिस्ट्रेशन कराओ कि हम इस कंट्री में रह रहे हैं, मतलब इंडिया में आए हो तो आपने अराइवल पे FRR जाना पड़ रहा है आपको। साथ ही साथ NRI के साथ में पैरिटी है, मतलब समान अधिकार है आपका आर्थिक, आपका वित्तीय, आर्थिक और शैक्षिक फील्ड में। सिर्फ एक्सेप्ट यहाँ पे अपवाद है कि आप जमीन अपने नाम नहीं करा सकते हो और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज भी अपने नाम नहीं करा सकते हो। ठीक, NRI करा सकता है, ये चीज तो समझ में आ रही होगी, कंप्रीहेंशन। ठीक, और ये कई सारे अपना प्रोफेशन कर सकते हैं, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, नर्सिंग, एडवोकेसी, आर्किटेक्चर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और फार्मेसी, सब कुछ। ठीक, और ये कंसिडर पैरिटी इंडियन सिटीजन के साथ, मतलब बराबर इनका समान अधिकार है। आपका जो है मतलब आपने कहीं देखा होगा, नेशनल पार्क आप जाते होगे तो वहां पे लिखा होता है इंडियन सिटीजन 10 रुपए और फॉरेनर्स के लिए लिखा होता है 500 रुपए। देखा कि नहीं देखा? ताजमहल जाते होगे, हिस्टोरिकल साइट कहीं पे, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि OCI होल्डर को भी 10 ही रुपए पड़ेगा। बस सिंपल बात यह है, एग्जाम्पल समझिए। अच्छा, इनके लिए कुछ ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ भी चाहे कर लेंगे इंडिया में। एक तो एग्रीकल्चर लैंड और वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं प्लांटेशन वाली, वृक्षारोपण वाली। दूसरा क्या क्या मना है इनको? राइट टू वोट। अच्छा, राइट टू वोट से आप लोग का क्वेश्चन है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि स्टैट्यूटरी राइट है, मतलब संवैधानिक राइट है या सांविधिक राइट है। ठीक, और ये जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, जज सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का नहीं बन सकते, MP MLA MP नहीं बन सकते, राज्यसभा लोकसभा का MLA भी नहीं बन सकते, ये आपका MLC भी नहीं बन सकते। ठीक है, और ये जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते हैं, तो आपका मतलब कंपटीशन कम है इनसे, मतलब कम क्या है ही नहीं। ठीक, और उसके बाद जो है दे डू नॉट हैव द राइट टू इन्वेस्ट। अच्छा, फार्म लैंड, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन कोई एंसेस्ट्रल इनहेरेंट, मतलब वरासत में इनको अगर कोई फार्म लैंड मिल रहा है तो वो तुरंत उछल के पकड़ लेंगे ये। ठीक, अगला जो है ये है आपका गल्फ NRI को पोस्टल वोटिंग राइट अभी नहीं देना चाहते हैं। इसके पीछे समझ लीजिए रीजन क्या है। अच्छा, डेमोक्रेटिक कंट्री है हम लोग, ठीक, ये तो इस पे तो कोई डाउट नहीं होगा शायद। और उसके बाद जो है इसमें यह है कि हम सबसे लार्जेस्ट हैं दुनिया में, जो हमारे लोग इंडियन डायस्पोरा रह रहे हैं या फिर सिटीजन रह रहे हैं, तो NRI रह रहे हैं। ठीक, आप प्रवासी भारतीय रह रहे हैं, तो हम सब चाहते हैं कि उनसे जो है वो भी वोट डालें जो हमारे यहाँ इलेक्शन हो। आप लोगों को शायद ये भी मालूम होगा कि फ्रांस में, पोर्तुगीज में जो होता है चुनाव होता है, तो हमारे यहाँ से पुदुचेरी से और आपका गोवा से भी कुछ लोग जो है वोट डालते हैं। ये एक तरीके का एक्सेप्शन है, इसके बारे में एक बार पढ़ना। ठीक, तो वैसे ही जो है प्रवासी भारतीय जो हैं और ये सब लोग भी इंडिया में वोट डाल सकें, इसके लिए पोस्टल बैलेट की कवायद चल रही है। इलेक्शन कमीशन चाहता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ मिलकर कि वो लोग भी वोटिंग करें। ठीक, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये यहाँ पे नहीं देना चाहते हैं, गल्फ कंट्रीज में, खाड़ी जो कंट्रीज हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आपको इंडियन एम्बेसी के बाहर जाके कई लाइन लगानी पड़ेगी जो लोग वोट डालना चाहते हैं। अब वेस्ट एशिया गल्फ कंट्रीज में जो है कई सारे हमारे जो है केरला से गए हुए एक्सपैट्स हैं। ठीक, एक्सपैट्रिएट्स जिन्हें बोलते हैं, वहाँ काम करने, वर्क करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो काफी भीड़ लगाएंगे, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो गल्फ कंट्री है ज्यादातर ये मोनार्की है, राजशाही चलती है वहां पे। ठीक, और ये डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से, मतलब लोगों को दिखाई दे, दर्शाए कि देखो डेमोक्रेसी वाला हो रहा है, तो हो सकता है ये होस्ट कंट्री मना कर दें और इस वजह से जो है वेस्ट एशिया में या फिर गल्फ कंट्रीज में इसको जो है लागू नहीं करने की बात हो रही है। बाकी जगह जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, वहां पे लागू करने की बात चल रही है। वहां से स्टार्ट करेंगे, ये है पूरी कहानी। अब आपको जो है खाली फैक्ट दिखा देता हूँ, ये कंट्रीज का नाम रटने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछेगा। ठीक, उसमें बस ये पूछ लेगा कि भाई 4 नाम दे देगा, उसमें बताओ कौन सा जो है अलाउड नहीं, अभी नहीं किया गया, उसमें से कोई एक गल्फ कंट्री का नाम होगा, समझ लेना। ठीक, एग्जामिनर की तरफ भी सोचो, रीजन क्यों है वही मैंने बता दिया कि फैसिलिटेट वोटिंग करने के लिए नॉन डेमोक्रेटिक नेशंस हैं। इंडियन एम्बेसी के सामने नाम लाइन लगेगी, होस्ट नेशन हो सकता है मना करते हैं, परमिशन ना दे। ठीक, तो हम क्यों वो करें। दूसरा ये करंट स्टेटस ऑफ NRI वोटर्स। ठीक, NRI वोटर्स जो है UN रिपोर्ट के 2015 के इंडियन डायस्पोरा दुनिया में सबसे ज्यादा है, मतलब इंडियंस हर जगह है। ठीक, 16 मिलियन है। इंडियन डायस्पोरा आपका कौन सा GS पेपर 2 में है कि GS पेपर 3 में? बताइए, वही लोग बता पाएंगे जो लोग मेरी बात मान रहे हैं और सिलेबस पढ़ रहे हैं, उन्होंने पढ़ा है। ठीक, इंडियन डायस्पोरा कहाँ मेंशन्ड है? GS पेपर 2 में, GS पेपर 3 में? बताइए। देखो, जो आंसर देगा वहीं सिलेक्शन लेगा, ये अपना नारा है, इसी पे आप लोग करो, सिंप्लीफाई करो अपना का आंसर दो, खूब इन्वॉल्व हो, इंटरेक्ट करो।
इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये बताया गया है कि 1 लाख से ज्यादा ओवरसी इंडियन हैं आपके अप्रवासी भारतीय जो वोट डालते हैं। अब इनमें से सबको मौका नहीं मिलता है। 25 हजार, हालांकि पिछली बार उड़ के आए थे, मतलब फ्लाइट से, और लोकसभा के इलेक्शन में इन्होंने वोटिंग करी थी। साथ ही साथ जो है कई सारे जो 1.18 लाख एनआरआई वोटर्स हैं, जिसमें से आपका जो है 89,000 केरला से हैं, फिर आंध्र प्रदेश से हैं, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना से। ठीक, ज्यादा सदर्न स्टेट्स के ही लोग देखो जा रहे हैं। हाउ विल वोटिंग बाय पोस्टल, ये कैसे होगा एनआरआई के लिए, ये समझना जरूरी है। ये एक प्रोसीजर हो सकता है, पूछ ले। एनआरआई जो भी इंटरेस्टेड है वोटिंग करने के लिए, ठीक, वो जाएंगे, वो वोट कर सकते हैं पोस्टल बैलेट के थ्रू। पोस्ट के थ्रू जा रहा है बैलेट इन इलेक्शन। जब जैसे अब एमपी का चुनाव होता है तो उसमें रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वो कौन होता है? डीएम होता है, आईएएस अधिकारी होता है। जो लोकल आपका जो एमएलए वाला इलेक्शन होता है उसमें रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? एसडीएम होता है। ये ऐसी चीजें हैं, आपको ढूंढने पे भी कम से कम आधे से पौन घंटा लगेगा ये सब ढूंढने में, जो मैं आपको अब बताता हूँ। तो आप लोग इसको प्लीज जो है बहुत सीरियसली और रिकॉग्नाइज किया करिए, इंटरेक्ट करके, कमेंट करके, पूरा जो है इसको थोड़ा सा मुझे मेरा भी बूस्टअप किया करिए, मोटिवेट किया करिए। ठीक, रिटर्निंग ऑफिसर, अब आप लोग से कुछ बताऊंगा तो कुछ पूछूंगा भी। ठीक, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाके 5 दिन के बाद जब से नोटिफिकेशन आ जाए, अब मैंने कल परसों में ही आप लोगों को करंट अफेयर जो सुबह 6 बजे आता है उसमें बताया था कि सबसे पहले इलेक्शन कमीशन जो है शेड्यूल लेके आता है, इलेक्शन शेड्यूल, और उसके बाद नोटिफिकेशन आता है, जो कि किसके द्वारा लाया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा अगर एमपी का है, गवर्नर के द्वारा अगर एमएलए वाला इलेक्शन है। ठीक, तो नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा वैसे ही उसके 5 दिन बाद, मान लीजिए 1 तारीख को नोटिफिकेशन आया तो 6 तारीख तक जो है, 5 दिन मतलब बीच में तक जो है ये एनआरआई जाके इंटरेस्टेड जो है वोट डालने के लिए वो रिटर्निंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा और बोलेगा भैया हमारा जो है जुगाड़ कराओ कि हम भी कर सकें। मतलब जुगाड़ क्या, ये लीगली है ये चीज कि इसमें रिसीविंग जब इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगी, रिटर्निंग ऑफिसर मेल कर देगा इंडियन एम्बेसी में। ठीक, और वहां पे डेजिग्नेटेड ऑफिसर बना देगा, वो डाउनलोड करेगा, वो वोटर के बिहाफ पर डाउनलोड करने के बाद उसको दे देगा ओवरसीज इलेक्टर को। अच्छा, ये उसके घर नहीं भेज देगा, ये मिशन पे, मतलब इंडियन एम्बेसी जो इंडियन मिशन है वहीं पे आके वो लोग वोट डालेंगे और फिर उसके बाद जो है सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म भी डाल के एक एनवलप बना देंगे और ये एनवलप फिर जो है उड़ के जाएगा हमारे पास में, और वहां पे मिशन फिल डिस्पैच ऑल द एनवलप टू द इलेक्शन ऑफिसर कंसर्न। ये वाली बात है। यहाँ पे देखिए ये वेस्ट एशिया का मैप है। मैप बार बार आप लोग के लिए मैं डाल रहा हूँ, क्यों? ताकि आप लोग मैपिंग की एक्सरसाइज करो। कैस्पियन सी बताया था उस समय कि इसके आसपास की कौन सी कंट्रीज हैं, बना के बताइए लिख के। उसके बाद ब्लैक सी, ठीक, सी ऑफ एजोव कहाँ पे ये बताओ। अच्छा, सी ऑफ एजोव कहाँ पर है? ये आपका गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ पे है, मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था। मेडिटेरियन सी, सऊदी अरेबिया इजराइल से टच नहीं करता, लेबनान, सीरिया। ठीक, ये कौन कौन सी हैं? टिग्रिस और यूफ्रेट्स। ठीक, टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर है जो पर्शियन गल्फ में आके गिरती है, और यहीं पे मेसोपोटामियन था पहले एम्पायर। ये वाला एरिया जो था ये सब जो है पर्शियन एम्पायर था। ठीक, समझ में आया? अगला जो है टॉपिक हम लोग का किससे है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप लोग देना चाहता हूँ कि एनआरआई से रिलेटेड कुछ चेंजेस हुए हैं डेफिनेशन में 2020 के बजट में। एनआरआई गवर्नमेंट ने क्यों किया? क्योंकि एनआरआई से लोग जो है थोड़ा झोलमोल करके इस जो हमारे इनकम टैक्स वाला एक्ट है उसमें कुछ झोलमोल करके लूप होल को एक्सप्लॉइट करते हुए टैक्स नहीं देते थे इंडिया में। तो उन्होंने क्या कहा है कि भाई, अच्छा, नॉन रेसिडेंट इंडियन होता है इसका फुल फॉर्म, नॉन रिटर्निंग इंडियन नहीं होता है। ठीक, जोक्स अपार्ट, यहाँ पे रेसिडेंट कौन होता है हिंदुस्तान में? पिछले 1 साल में जो कोई अगर इंडिया में 182 दिन तक रह रहा है तो वो रेसिडेंट है। अब कोई नॉन रेसिडेंट कब है? अगर वो 182 दिन 1 साल में नहीं रह रहा। समझ में आई बात? और कई सारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, इंडिया में आते हैं और 182 दिन से पहले ही, 182 दिन हो उससे पहले ही निकल लेते हैं, फिर अपने यहाँ चले जाते हैं। तो उस चक्कर में क्या, बाकी के बचे दिनों में मतलब वो फिर उनको क्या होता है, ऐसे लोगों को ज्यादातर ये हाई नेट वर्थ वाले ही होते हैं इंडिविजुअल्स, बहुत अमीर लोग। तो वो क्या होता है, फिर उन लोग को इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो अब जो है बजट में कहा गया है कोई भी ऐसा है, पहले तो इसमें कहा है कि 182 दिन की जगह 120 दिन अब कर दिया जाएगा इसे, रेसिडेंट और नहीं रेसिडेंट की बात है। दूसरी चीज ये है कि कोई भी इस तरीके का है जो इंडिया में आता है, इंडियन सिटीजन है और कहीं और पे टैक्स नहीं दे रहा किसी और कंट्री में, तो उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ये है बात अब। ठीक,
कोई आप मतलब ये इस तरीके से बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है S-400। ये मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे वाले में शायद आप लोगों को टॉपिक समझाया भी था, फिर से इसको बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। S-400 ये रशिया का है, अभी बताता हूँ उसके बारे में। इंडिया कॉशियस हो गया, यूएस ने सैंक्शन लगा दिया है टर्की के ऊपर। ठीक, टर्की जिसकी कैपिटल इस्तांबुल नहीं है, अंकारा है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अहंकारा नहीं, अंकारा। ठीक, तो आप देखो यूनाइटेड स्टेट्स क्या है, सैंक्शन लगा दिया इसने टर्की, क्योंकि इसने खरीदे थे रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। अब ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो थार्ड है ना, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, ये 2018 में यूपीएससी पूछ चुका है। ठीक, अब आप लोग कहेंगे कि ये मुझे कैसे याद है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोग को भी पढ़ने चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, इसको नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको SA-21 ग्रॉलर बोलता है। ये क्वेश्चन पूछ ले तब भी समझ लेना कि S-400 ट्रायम्फ की बात हो रही है। ये आपका एक तरीके का सैम मिसाइल है, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, डिजाइन पर रशिया है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और जो है ये यूएस के जो थर्ड मिसाइल है उसके थ्रू ही उसके जैसा ही है, मतलब। ठीक है, और ये थर्ड मिसाइल यूएस ने कहाँ वो कर रखी है, लगा रखी है, साउथ कोरिया में। ठीक है, और ये जो S-400 है, पहले 400 क्या है इसमें मान लो पूछ ले, तो 400 इसकी रेंज है 400 किलोमीटर तक और 30 किलोमीटर की हाइट तक। मतलब ये जमीन है, यहाँ से 30 किलोमीटर तक की हाइट तक अगर कोई यहाँ से कोई मिसाइल आने लगी, कुछ आने लगी, तो यहाँ से ये उड़ेगा और इसको जो है डिस्ट्रॉय कर देगा हवा में ही। ये बात है इसमें। ठीक, और इस तरीके कोई मिसाइल जो हवा से आ रही है, ये या तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी हो सकती है जो इस तरीके से पैराबोलिक रूट लेती है, या फिर क्रूज मिसाइल भी हो सकती है जो पैरेलली चलती है अर्थ के सरफेस के साथ में। ठीक, समझ में आया ना एक एक चीज? प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। ठीक है, जरूर से जरूर। फिर उसके बाद क्या है, सिस्टम ये ट्रैक कर सकता है 100 एयरबोर्न टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, और 6 लोग को तो एक साथ गिरा सकता है। मान लीजिए है ये 6 इसकी मिसाइल लगी हुई है, ठीक, 100 लोग को देख रहा है, टें 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 टें, जो ज्यादा पास आया ये एक साथ उड़ेंगे और 6 को जो है निस्तनाबूद कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, और ये कैपेबल है फायरिंग 3 टाइप्स ऑफ मिसाइल को फायर कर सकते हैं। लेयर डिफेंस बनाता है, वही सारी चीजें किसको टारगेट करेगा, आपका एरियल टारगेट है, एयरक्राफ्ट हो गया, यूएवी हो गया, बैलिस्टिक क्रूज, सब कुछ उड़ा देगा ये। ठीक, इंडिया को कंसर्न क्यों है? अब क्या हुआ था कि रशिया ने चाइना को बेच दिया 2015 में, 18 में उनको मिल भी गया। अब चाइना का ये देखा गया कि भैया ये इनके पास ये आ गया, तो ये गेम चेंजर माना जा रहा था, तो इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, हम भी खरीदेंगे। ठीक, अच्छा, कैटसा क्या है, ये सैंक्शन इसी एक्ट के अंतर्गत यूएसए लगाता है दुनिया पर, इकोनॉमिक सैंक्शन, कि इनसे ट्रेड नहीं करो, इनसे इनकी करेंसी को कोई यूज मत करो, पेमेंट मत करो। ईरान पे इसने अभी लगा रखा है ऑलरेडी। ठीक, वैसे ही जो है टर्की पे भी इन्होंने लगाया है। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट इसका फुल फॉर्म है। ये यूएस में यूनानिमसली मतलब सर्वसम्मति के पास हो गया। यूएस डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा टर्की के करीब हैं, उनको बड़ा दिक्कत थी, लेकिन फिर भी अनिच्छा से ही इन्होंने साइन करना ही पड़ा। 20 जनवरी को वैसे ही इनको बाहर निकाल दिया जाएगा व्हाइट हाउस से। ठीक, आपका अगस्त 2007 में क्या हुआ है कि आपका जो है क्या है कि कोर ऑब्जेक्टिव्स टू काउंटर, अच्छा ये वाला जो एक्ट बनाया है इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, ईरान, रशिया और नॉर्थ कोरिया को काउंटर करना। ठीक है, प्यूनिटिव मेजर है भाई, किसी को आप कमाने नहीं दे रहे हो, धमाने दे रहे हो, तो वैसे ही है कंट्री के हिसाब से। ठीक, कैटसा जो स्ट्रिंजेंट फॉर्म है, इंडिया डिफेंस प्रोक्योरमेंट कर रहा रशिया से, क्या क्या कर रहा समझो। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, प्रोजेक्ट 113.5, ये फ्रिगेट है, हेलीकॉप्टर्स मंगा रहा है, इसका नाम क्या है, कमोव नाम है शायद, एक बार चेक करके आप लोग लिख के बताना। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ ज्वाइंट वेंचर है, इंडिया इंडो रशियन एविएशन लिमिटेड, मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लिमिटेड और ब्रह्मोस एयरोस्पेस। ठीक, इसके बाद जो है इफेक्ट इंडिया का परचेज, स्पेयर पार्ट भी हम कई सारे, जो मिग है, जो बाइसन है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके स्पेयर पार्ट्स और इस कंपोनेंट रॉ मटेरियल सब हम खरीदते हैं। अब कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर भी हम रशिया से खरीदते हैं। अगर सैंक्शन लगा दिए जाए तो हमें बहुत दिक्कत होगी, लेकिन इंडिया जो है इतना बड़ा मार्केट है, किसी को भी नचा सकता है, चाहे वो यूएस हो चाहे कोई भी हो। अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं, रिव्यू पिटीशन यानी कि समीक्षा याचिका। इसके बारे में थोड़ा सा अब पहले तो कंटेक्स्ट बता देता हूं। प्रशांत भूषण जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि मैंने 2 प्ली आप लोग को लगाई हैं कि आपने कुछ दिन पहले हमको बताया था कि
कंटेम्प्ट हमने किया था 100 कौन सा है 129 आर्टिकल जो है, इससे रिलेटेड जो है आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे जाके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके डालना। मेरा वहां पे वीडियो पड़ा हुआ है, वहां पे आपको जो है ये समझ में आ जाएगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, यानी कि अदालत की अवमानना क्या चीज है। तो क्रिमिनल कोर्ट के केस में सुप्रीम ये भूषण जी ने कहा कि आपने मुझे कर दिया था, तो आप लोग क्या करो, उसकी समीक्षा करो पहले तो, ठीक। उस पे मतलब मैं डालना चाहता हूं कि आप रिव्यू करो उसका उन दो कि आपने मुझे क्यों पनिशमेंट की दिया, ठीक, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। और उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक मेरी प्ली है, एक मेरी गुजारिश है आपसे, एक मैंने पिटीशन दायर की कि कोई जो आपकी अदालत की अवमानना वाले केसेस होते हैं उसमें आप लोग राइट टू अपील का जो है दे दो हम लोगों को, ठीक। ऐसा ना हो कि आपने जो जजमेंट दे दिया वही सत्य, फिर हमको समीक्षा करनी पड़े, रिव्यू करनी पड़े अंडर आर्टिकल 137। अच्छा, वो आर्टिकल 136 क्या है, कल ही मैंने बताया था तो इसलिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो रिव्यू करना पड़े। वो कह रहा है कि जब भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है तो उसको राइट टू अपील का हमें एक साधन दे दो, ठीक। और जब ये अलग केस हो जाए उसके बाद फिर मेरी समीक्षा इन केस पे कर दो, जिसपे ऑलरेडी आप लोग मुझे बहुत बड़ा दंड दे चुके हैं। प्रशांत भूषण को बड़ा दंड पता क्या मिला था क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए? 1 रुपए इनको देने पड़े थे। मजाक नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 1 रुपए, ठीक। ये उन्होंने कोर्ट ने कहा था या तो 1 रुपए दे दो या फिर 3 महीने की जेल, और फिर एक और था एंड बहुत बड़ी, अभी बताता हूँ, आगे लिख रखा है मैंने। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सब तो संदर्भ मैंने आपको समझा दिया है। 1 रुपए देने पड़े थे और कहा था अगर 1 रुपए नहीं दोगे तो दूसरा क्या है, 3 मंथ की जेल होगी और लॉ प्रैक्टिस से 3 साल के लिए निकाल दिया जाएगा। अब प्रशांत भूषण जी अगर लॉ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि आप पार्टी से तो वो छोड़ चुके हैं। तो व्हाट इज रिव्यू पिटीशन इन इंडिया? ए बाइंडिंग डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कैन बी रिव्यूड इन। अच्छा, रिव्यू पिटीशन क्या होता है? आर्टिकल नंबर 137 के अंतर्गत है, सुप्रीम कोर्ट अपने ही जो डिसीजन दे गए हैं उनकी समीक्षा करना होता है। अब जब आपने ये रिव्यू पिटीशन डाली 137 आर्टिकल के अंतर्गत, और फिर मान लीजिए किसी कारणवश जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उसको मना कर दिया, ठीक, या फिर उस पर भी कुछ उन्होंने डिसीजन दे दिया, तो उसके बाद फिर दूसरा क्या होता है, आपको क्यूरेटिव पिटीशन पे जाना पड़ता है। क्यूरेटिव पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इसका इजाद किया था, और वो भी हुर्रा करके केस है उसके अंतर्गत, ठीक। और उसके बाद तो कुछ पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि एग्री पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं रिव्यू पिटीशन करने के लिए, और यहाँ पे लीगल प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस, इससे इसका ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। स्टेयर डिसाइसिस क्या है, ध्यान से सुनो। कोई भी जो जुडिशरी होती, कोई भी जजमेंट देती है तो वो ये कहती है कि अब आगे जब भी, अब जैसे केशवानंदा भारती वाला केस है, एग्जाम्पल समझो, केशवानंदा भारती वाला केस है, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर मूल संरचना की बात हुई, ठीक, संविधान के। तो अब बाद में भी कोई कोर्ट केस आता है तो इसकी मदद लेते हैं इस केस की, तो इसी को बोलते हैं स्टेयर डिसाइसिस, ठीक। अब यहां पे कह रहा है कि रिव्यू पिटीशन, अपने ही कोर्ट के जजमेंट को रिव्यू करना, ठीक। तो ये एक तरीके का एक्सेप्शन है, क्योंकि आप इसको जो है अपने जो जजमेंट खुद के दिए गए उसकी ही समीक्षा कर रहे हो। बल्कि वैसे क्या होता है स्टेट डिसाइसिस कि उसी को सत्य मानते हुए आप आगे और उसमें कोई नया केस आता तो वही चीज बता देते हो। समझ में? ये चीज है, एक एक चीज बहुत ही डीपली अंडरस्टैंडिंग आपकी कराने के लिए करा रहा हूं, ताकि यूपीएससी हो चाहे कोई भी आयोग हो, आप लोग के जो है क्वेश्चंस गलत ना हो, ठीक है। चाहे करंट अफेयर से हो चाहे उसके बेसिक से हो, एक एक चीज यहां पे मैं आपको मेहनत कर रहा हूं। प्लीज आप लोग जो है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर दीजिए। जो कमेंट देगा, जो आंसर देगा, वही सिलेक्शन लेगा। सिंपल सीधी बात है, ठीक। उसके साथ में यही सारी चीजें बता दी हैं। आर्टिकल नंबर 137 पढ़ोगे और कहा गया है कि कोई रूल अगर ना बना हो आर्टिकल नंबर 145 के अंतर्गत, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, और इसके लिए रूल बनाया है सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966। उसमें ये कहा है कि 30 दिन के अंदर, जब भी जजमेंट दिया, मान लीजिए 30 दिन के अंदर अंदर ही आपको रिव्यू पिटीशन करना है। और साथ ही साथ इसमें यहां पे ये कह रहा है कि इट ऑल्सो रिकमेंडेड द पिटीशन शुड बी सर्कुलेटेड। जो लोगों ने जजमेंट दिया था, जो भी जज थे, उन्हीं को कॉपी भेजी जाती है और उन्हीं से ही रिव्यू कराया जाता है। मान लीजिए इन्होंने जजमेंट दिया, आप किसी और जज के पास जाके थोड़ी ना कह सकते हो कि यार रिव्यू करो, तो पहले इन्हीं को दिया जाएगा। ये है कहने की बात। अगला जो है जीएस पेपर 3 से रिलेटेड जो है उइघुर से जो है यहाँ पे एक न्यूज है। उइघुर क्या है? आपका जैसे चाइना है ये, ठीक।
आपका एक्साई चीन हो गया, ठीक, इंडिया का एक्साई चीन वाला पोर्शन हो गया, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है। ये वाला जो रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि उत्तर पश्चिमी एरिया जो है ये है जिंगजियांग प्रोविंस। ध्यान से समझिएगा, जिंगजियांग प्रोविंस, यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं वो हैं उइघुर, ये एथनिक वहाँ की माइनॉरिटी है। इसको चाइना रिकॉग्नाइज तो करता है लेकिन जो है सिर्फ कहता है कि इसी रीजनल में है ये, और उइघुर ऑटोनोमस रीजन बना रखा है, मतलब सत्यता दे रखी है थोड़ी बहुत कि आप अपना कर सकते हो, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। और ये यहाँ पे चाइना कई सारे कैंप चलाता है, चाइना बोलता है कि ये व्यवसायिक प्रशिक्षण यहाँ चल रहा है, लेकिन हो क्या रहा है वहाँ पे उनको जो है बंदी बना के सब कुछ है। और मेजॉरिटी जो चाइना के हैं हान चाइनीज, उनके यहाँ पे सेटलमेंट्स करवाता जा रहा है, मतलब यहाँ पे घर वर बनवा के यहाँ पे ऑक्यूपेशन उनसे करवा रहा है। चाइना को ये डर लगता है कि मुस्लिम वाले हैं और हो सकता है कि पाकिस्तान और बाकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं हो सकता है कि धीरे धीरे ये एरिया हमसे ले लें, ठीक, या फिर इनको जो है इनके थ्रू हम पे जो है उपद्रव कराते रहे। चाइना ये भी कहता है कि जो उइघुर्स हैं और इससे रिलेटेड एक टेररिस्ट ग्रुप है, अरसा, चलिए नाम भी बता दे रहा हूँ, अरसा ही है ना, टेररिस्ट ग्रुप है ETIM, सॉरी चलो बता ही देता हूँ, ETIM है। अरसा जो है आपका रोहिंग्या से था, सॉरी, ठीक, रोहिंग्या से रिलेटेड अरसा एक ग्रुप था। ETIM जो है वो कहता है कि ये अलगाववाद को यहाँ फैलाना चाहते हैं, यानी कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाते हैं। और यहाँ पे देखा गया कि उइघुर्स भी इतने वो सीधे नहीं है, देखो ये लोग कई बार क्या है कि नाइफ अटैक कर देते हैं, मतलब एक एक बंदा चाकू निकालेगा 36 लोगों को कुरेद देगा, मतलब 36 लोगों को मार दिया उसने वहां पे, मतलब चाकू निकाल लिया, फक 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 सबको जो है भोगता चला गया जो भी मिलता गया। इस तरह के कई सारे जो है कांड यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक। अब देखिए सिंपल इसमें वो देख लेते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल इंटरनमेंट कैंप्स बनाए हैं, मतलब जुडिशरी से रिलेटेड नहीं है, वो चाइना कहता है वोकेशनल कैंप्स हैं, आप मत पढ़िए, व्यवसायिक प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है एक्सट्रीमिज्म को बचाने के लिए, ताकि मतलब लोग जो है पढ़े लिखें और उसके बाद जो है कोई व्यवसाय सीखें, बढ़ाई बन जाएं, कुछ बन जाएं, प्लम्बर बन जाए, ताकि एक्सट्रीमिज्म का जो है रास्ता ना अपनाए। उइघुर कौन है? टर्किक, टर्किक जो है मतलब तुर्किश नहीं है, ये तुर्कमेनिस्तान वाला टर्किक एथनिक ग्रुप है और कल्चरली एफिलेटेड टू सेंट्रल ईस्ट एशिया से रिलेटेड है, वहीं ऑटोनोमस रीजन में पाया जाता है और चाइना की वन ऑफ द 55 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एथनिक माइनॉरिटी में पाया जाता है। ये मतलब चाइना मानती तो है इसको और ये कहती है कि ये जो है रीजनल माइनॉरिटी है, सिंपल, ठीक। चाइना जो है गवर्नमेंट रिजेक्ट करती है कि ये इंडिजिनियस ग्रुप है, मतलब यहाँ पे हमेशा नहीं था, बस ये माइनॉरिटी है, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है। चाइना बहुत ही मतलब ठीक नहीं है इस तरीके से देखा जाए तो, बस दुनिया में प्रोपल कर रहा है अपने जो है कम्युनिस्ट वाली फिलॉसफी, बहुत दबा के रखता है लोगों को। वहाँ सोशल मीडिया वीडिया बस उनका अपना ही है, बहुत सेफ और मतलब ऐसे करके चलिए जो भी है चल रहा है, ठीक है। चाइना टारगेट करता है जिंगजियांग ग्लोबल हब। अच्छा, जिंगजियांग की इंपॉर्टेंस कुछ होगी ना, तभी तो चाइना इतना कर रहा है। यहाँ पे कॉटन होता है दुनिया का 20%, कॉटन जो है यहीं यहीं पे होता है। ये इसके पास में जो है कोल्ड डेजर्ट है, एक्साइचिन एरिया भी इसी से सटा हुआ है, कोल्ड डेजर्ट है जिसमें कि गोबी डेजर्ट आता है, ठीक, ठंडे मरुस्थल हैं, गोबी डेजर्ट आता है, एक आता है बड़ा अच्छा सा नाम है टकला मकान, ठीक। आप लोग मैप बुक खोलना, इसको देखना जरा जाके, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि पोटेंशियली ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंस करेगा, मतलब अगर ये जिंगजियांग प्रोविंस निकल जाता है और कॉटन, पहले ये रूट जो था सिल्क रूट भी कहलाता था, ठीक है ना, जिसको मॉडर्न टाइम में बेल्ट बेल्ट बना रहा है ये आपका चाइना, ठीक है ना। एक एक चीज से इंटरलिंक करके पढ़ो, बहुत सारी चीजें याद भी होती हैं, ज़्यादा टाइम तक रिमेंबर भी होती हैं। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है जिंगजियांग में आ जाएगी और साथ में वहीं हान चाइनीज यहाँ पे जा रहे हैं, वही सारी बातें हैं। वायलेंट इंसिडेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं, चाकू वाकू भोग देते हैं लेके। 2009 में हुआ था, 200 लोग राइट हो गए थे, 200 लोग मार दिए गए थे। यहाँ पे चाइना ने जो है मस्जिद जो थे वो सब गिरा के लोग गायब कर दिए हैं। पहले मतलब जीपीएस वाले जो शॉट्स हैं, सैटेलाइट इमेजेस हैं, उसमें देखा है कि पहले थे और फिर कुछ साल, 1-2 साल बाद देखा वहां कुछ नहीं, मैदान हो गया है, ठीक है। और वहीं इंडिपेंडेंट स्टेट अलगाववादी है और चाइना पॉलिसी यहीं पे कम्युनिटी को मतलब एक तरीके सस्पेक्ट मानती है पूरी कम्युनिटी उइघुर को, और उनको सिस्टमिक प्रोजेक्ट बनना चला रही ताकि डिस्टिंक्ट उइघुर है एंटिटी उसी को खत्म कर दिया जाए। क्वेश्चन ऑफ द डे आ गए हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन जो इंक्लूड किए गए
ये वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमालयन सेरो अभी देखा गया, इसकी फोटो आपको दिखाऊंगा, इतना बेहतरीन दिखता है ना ये कि आपको मजा आ जाएगा इसको देखने में। हिमालयन सेरो क्या है, इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिए ट्रू वाला देखना है, तो हर स्टेटमेंट को जब पढ़ा करो तो उसके सामने एक ऐसे कर लिया करो, ठीक। और देख लो ट्रू है, फिर आखिरी में देखो कौन कौन सा है, सिली मिस्टेक ना हो उसके लिए बता रहा हूँ। फिर देखो अच्छा 1 और 2 है, कौन कौन सा सही पूछा है गलत पूछा है, उस हिसाब से आंसर दो। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है कि साइटेड पहली बार देखा गया हिमालयन कोल्ड डेजर्ट में हिमाचल प्रदेश के, ये सही है कि नहीं बताइए। ये जो है क्रॉस दिखता है, जैसे कहते हैं ना कि ये जैसे कुत्तों के लिए हम लोग बोल देते हैं डॉग्स के लिए कि ये जर्मन शेफर्ड और लेब्राडोर का क्रॉस है, उसी तरीके से इसको क्रॉस बोला जा रहा है कि ये आपकी बकरी, गधा, गाय और पिग जो है इनका क्रॉस है, ठीक। देख ना बहुत सुंदर है इसीलिए ये। और उसके बाद जो इट इज ए मीडियम साइज्ड मैमल है, स्तनपाई जीव है, और वही है लार्ज हेड है और ये सब है। मतलब अब मुझसे रुका नहीं जा रहा, आपको दिखा के ही रहता हूँ इसकी फोटो। ये आईयूसीएन के बारे में एक बार पढ़ लेना, अबाउट अस में पूछ चुका यूपीएससी। और ये वनरेबल है वहां पे थ्रेटन्ड स्पीसीज में, ठीक। एक्सटेंट के करीब नहीं है, पहली बार देखा गया है, लेकिन एक्सटेंट करीब क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, ये ध्यान रखो, ठीक। नियर थ्रेटन्ड नहीं, वनरेबल है, वो इतना रखना, ठीक। ये है वो, ये देखिए इसको, हाउ ब्यूटीफुल इज। और ये बहुत दिनों बाद पहली बार देखा गया है। अब इसको बार बार आप देखना शायद हो सकता है देखना भी चाहें। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि डाक पे, और उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है कौन सा फॉल्स पूछा गया। डाक पे जैसे कि फोन पे, ठीक है। अब ये यूपीआई जैसा ही है कि आप पेमेंट कर सकते हो। आपका ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ मिलकर डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है। क्या स्टेटमेंट सही है गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है जैसे आपको सही लगे तो सही लिखो, नहीं तो क्रॉस बना दो। फ्री ऑफ कॉस्ट मनी रिसिप्ट ट्रांसफर हो सकता है, आपका क्यूआर कोड और ये सब आप इसमें करके कर सकते हो, जैसे कि फोन पे, पेटीएम, ये सब करते हो आप, वैसा ही है। क्या सही है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट है आपका कि ये ऑफर करता है वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज और इंक्लूड करता है डोर स्टेप बैंकिंग भी, घर पे जाके आपको जो है वो छोटी मशीन लाएंगे उससे, ऐसे वाली चीज है। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। क्या ये सही है। नहीं, मोदी जी ने लॉन्च किया है, मिनिस्टर जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी वाले एंड लॉ एंड जस्टिस एंड कम्युनिकेशन, कितनी मिनिस्ट्री है भाई साहब के पास। इनका नाम है रवि प्रसाद शंकर प्रसाद, ये बिहार से हैं। हिंदी और इंग्लिश वैसे पेशे से एडवोकेट है, हिंदी इंग्लिश बहुत ही अच्छी बोलते हैं। मैंने इनको देखा कई बार, इनसे जो है मीडिया वाले बोलते हैं कि सर बोल दीजिए, इन्होंने मान लीजिए इंग्लिश में बोला, फिर इनसे बोलेंगे सर हिंदी में बोल दीजिए, फिर हिंदी बोल देंगे, ठीक। और बहुत ही बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ट्रांसलेटर गूगल ट्रांसलेट से भी बढ़िया है। गूगल ट्रांसलेट तो बहुत गलतियां करता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू विजय दिवस आर फॉल्स। विजय दिवस जो है ये दिसंबर 18 को हुआ था, क्या बताइए सही है कि गलत है। फॉल्स पूछा है, ठीक। तो अब ये फॉल्स है तो आपको फॉल्स देखना, ओनली वन, कौन सा, फॉल्स वाला देखना है, ठीक। इसीलिए इस तरीके का है कि आप लोग सिली मिस्टेक ना करो, ठीक। अब ये फॉल्स लग रहा है मुझे, ठीक, तो मैंने लगा दिया। अब ओनली वन, अब मैंने जब फॉल्स किया तो यहाँ पे मुझे पता है कि या तो 1 होगा, ठीक, या फिर ए होगा या फिर डी होगा। इन दोनों में से नहीं हो सकता क्योंकि 1 वाला ऑप्शन नहीं, तो ये दोनों हुए नहीं। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो जरूर करने, यही मैं आप लोग से कहता हूँ, ठीक। जो स्ट्रेटजी मैंने पेड ग्रुप में ऑलरेडी शेयर करी है। द डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ बांग्लादेश ओवर पाकिस्तान, इट इज मार्क्ड इन इंडिया एंड बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश की विक्ट्री होगी तो पाकिस्तान पे, क्या वो वाला दिन है, तो ये सही है स्टेटमेंट, ठीक। अब ये सही है तो ये दो तो हो नहीं सकते, तो ये वाला भी नहीं हो सकता, तो आप यहां से भी आंसर निकाल सकते हो कि ये सिर्फ 1 वाला होगा, ठीक है। और हाँ, और इसके बाद जो है विजय दिवस जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है बांग्लादेश में एज ए बिजॉय दिवस, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पे क्या है कि विजय दिवस को आप लोग कंफ्यूज कर सकते हो कारगिल विजय दिवस से, जो कि होता है जुलाई 26 को, और ऑपरेशन विजय के दर मतलब इसमें क्या था कि कई सारे इनकर्जन और घुसपैठिए आ गए थे भारत के अंदर, तो उनको भगाने का अभियान था और उसको जो है ऑपरेशन विजय बोला गया था, और 26 जुलाई को होता है, ठीक। विजय दिवस जो यहाँ तक बात है दिसंबर 16 को होता है। और उस दिन कितनी मतलब मैं देखता हूँ कितने बुजदिल हैं पाकिस्तानी, अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपके चीफ थे पाकिस्तानी ऑफिस फोर्सेस के, अब्दुल्ला खान नियाजी, अभी फिलहाल फॉर योर इंफॉर्मेशन इमरान खान जो हैं आपके पाकिस्तान वाले क्रिकेटर, वो भी उनका पूरा नाम है इमरान खान नियाजी ही है ये भी,
ठीक, तो ये देखिए, ये इन्होंने पाकिस्तानी फोर्सेस के चीफ थे, इन्होंने 93,000 ट्रूप्स के साथ में सरेंडर कर दिया था भारतीय जो है आर्मी और मुक्ति बाहिनी जो बांग्लादेश वाली थी उस समय, क्या थी वो, पूर्वी पाकिस्तान की, उनके सामने सरेंडर कर, मतलब इतने बुजदिल थे ये लोग कि मतलब कुछ दिन और ही लड़ लेते फिर मर जाते। 93,000 ट्रूप्स ने मिलके, मतलब बहुत होता है ये। अच्छा, ये अब वहां पे जब ये लोग वापस गए, आप लोग को एक और अच्छी रोचक स्टोरी बताता हूँ। जब ये लोग वापस गए पाकिस्तान में, अब वहां से तो, यहां से तो हार के आए थे, ठीक, बांग्लादेश से। अब यहाँ पे पाकिस्तान ने क्या किया, इसको उठा के इन सबको भेज दिया बलूचिस्तान। ठीक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो ये बताते हैं एक तारिक फतेह करके हैं, उन्होंने ये बताते हैं, ठीक है, कि वो कहते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान बलूचिस्तान में भेज दिया जो इंडिया मतलब पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। ठीक, मोदी जी ने एक बार बोला भी था कि कश्मीर अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो हम बलूचिस्तान को भी पाकिस्तान से अलग करने की सोचेंगे। तो ईरान से सटा हुआ है बलूचिस्तान, इसमें एक स्वात वैली भी है जो यूपीएससी पूछ भी चुका है। ठीक, तो एग्जाम से रिलेटेड ही बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक, तो यहाँ पे ये ट्रूप्स गए, उन्होंने बहुत ही ज्यादा नरसंहार किया है, फिर मतलब यहाँ से तो बेइज्जत हो गया है, तो वहां पे जाके इन्होंने क्या क्या किया, बहुत ही शर्मनाक है। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पे खत्म होता है आज का हम लोग का सेशन। आप लोग जो है जरूर इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करो प्लीज। ठीक, और सुबह 6 बजे डेली आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा, अनटिल अनलेस आई एम नॉट देयर। और उसके बाद जो है 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग 15 दिसंबर से चालू हुए हमारे यूपीएससी 2021 के पेड ग्रुप को, या फिर ईपीएफओ 2020 के जो है 22 दिसंबर से चालू हो रहे नए पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।